प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 50वें दौरे पर हैं। ऐसे में वाराणसी पहुंचने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और इस स्वागत समारोह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ कई बड़े चेहरे मंच पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री की इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सूबे को हजारों करोड़ की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल में करीब 3,884 करोड़ की कुल 44 विकास परियोजना का शुभारंभ किया। इनमें से 19 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिनका लोकार्पण किया गया, जबकि 25 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला रखी गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने काशी को 2 नए घाटों की सौगात भी दी। काशी में पहले 84 पक्के घाट थे, एक और घाट के विकास का काम पहले ही पूरा हो चुका है और आज 2 और घाटों के लोकार्पण के साथ ही काशी में घाटों की संख्या 87 हो गई है। कल हनुमान जन्मोत्सव का पावन दिन है और आज मुझे संकट मोचन महाराज की काशी में आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। हनुमान जन्मोत्सव से पहले काशी की जनता आज विकास का उत्सव मनाने यहां इकट्ठी हुई है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का काशी दौरा। एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से प्रधानमंत्री का काशी पहुंचते ही स्वागत किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सम्मानित किया और पूर्वांचल को कई हजारों करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री ने काशी के इस दौरे पे दी है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। काशी को 2 और पक्के घाटों की सौगात आज इस बीच दी गई। सामने घाट और शास्त्री घाट की सूरत बनी। घाटों पर स्नान, नौका विहार का इंतजाम किया गया। इस काशी दौरे में वाराणसी में अब श्रद्धालुओं के लिए 87 घाट तैयार किए जाएंगे, जिस बीच 3 घंटे वाराणसी में प्रधानमंत्री रहेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा में 50,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है और वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने संबोधन भी किया और विकास की 44 बड़ी परियोजनाओं के बीच 1629 करोड़ की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। जल जीवन मिशन के तहत 130 पेयजल बनाए जाएं, ये भी उन्होंने कहा। तो पर्यटन स्थलों का विकास प्रधानमंत्री के द्वारा आज 2,255 करोड़ की 25 योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने वाराणसी के लोगों को दी। प्रधानमंत्री ने इस बीच संबोधन में कहा कि वो काशी के हैं और काशी उनकी है। अपने आप में ये एक बड़ा जो प्रधानमंत्री की तरफ से बयान रहा कि यूनिटी मॉल, स्मार्ट क्लास वो देंगे। पूर्वांचल को प्रधानमंत्री की सौगात मिलेगी। सामुदायिक भवनों का निर्माण भी होगा और जो हाईलाइट रही आज की वो 84 घाट जो हैं वो थे, लेकिन अब वो 87 घाट हो जाएंगे। योगी सरकार ने भी जो है इस पर मोहर लगाई है और काशी को 2 और पक्के घाटों की सौगात आज मिलने वाली है। तो प्रधानमंत्री का काशी दौरा अपने आप में बेहद खास आज रहेगा। घाटों पर स्नान, नौका विहार का इंतजाम भी किया जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा उपहार आज के लिए 87 घाटों का है। तो जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनसभा में 50,000 लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। पूर्वांचल को 3,384 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। विकास की 44 बड़ी योजनाएं
16,029 करोड़ की 19 परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने आज काशीवासियों को दी है। तो 100 नए आंगनबाड़ी केंद्र भी जो है वो खोले गए हैं। पावर ग्रिड से जुड़ी योजना की शुरुआत होगी और पुलिस पीएसी बैरक का निर्माण। तो अपने आप में बेहद खास आज का दिन, पर्यटन स्थलों का विकास भी होगा। जब प्रधानमंत्री काशी पहुंचे तो पीएम मोदी ने 3 बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए और ऐसे में पीएम के हाथों वो प्रमाण पत्र पाकर लोगों के चेहरे भी खिल उठे। काशी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब काशी प्रधानमंत्री पहुंचे तो एयरपोर्ट पर काफ़ी अच्छे तरीके से उनका स्वागत हुआ। 50,000 से ज़्यादा लोगों के जुटने की पीएम के संबोधन के दौरान संभावनाएं जताई जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी कड़ी है। पूर्वांचल को प्रधानमंत्री की ये बड़ी सौगात आज दी गई है। सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा, पीएम ने ये कहा। और प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जीआई उत्पादों को प्रमाण पत्र और 70 वर्ष से अधिक आयु के 3 बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड भी बांटे। 19 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जल जीवन मिशन के तहत 130 पेयजल योजनाएं बनाएं और 100 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुले, ये भी वो कहते हुए नजर आए। तो पूर्वांचल को प्रधानमंत्री की सौगात में पुलिस पीएसी बैरक का निर्माण का भी जिक्र किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र रहा है वाराणसी और प्रधानमंत्री मोदी का आज 50वां दौरा है। वाराणसी में काशी से कनेक्टिविटी भी इस बीच बढ़ी है। जाम से लोगों को मुक्ति भी मिली है। भविष्य में रफ्तार के साथ कारोबार भी बढ़ेगा और प्रधानमंत्री का कहना है कि वाराणसी जो है वो प्रगति के मार्ग पर है। मेरी काशी आरोग्य की राजधानी बन रही है, प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है। और आयुष्मान योजना गरीबों के लिए वरदान बन रही है। साथ ही साथ आयुष्मान योजना इलाज के साथ आपको भरोसा भी देती है। तो आपके इलाज की जिम्मेदारी अब प्रधानमंत्री मोदी की है, ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। और परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा सीधा निशाना साधा है। उनका सिद्धांत परिवार का साथ है, परिवार का विकास है, ये प्रधानमंत्री मोदी के सिद्धांत रहे हैं। और उनका मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का वो 50वां दौरा कर रहे हैं। वाराणसी उनकी संसदीय क्षेत्र रहा है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री मोदी का 50वां दौरा है वाराणसी का, तो क्या क्या इंतजाम वहां प्रधानमंत्री के आने पर किए गए हैं, वहां की तस्वीरें जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अब वापस जा चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने तकरीबन 50 मिनट की स्पीच दी है और ये जो मेहदीगंज है जहां पर उनका ये आज का कार्यक्रम था, यहाँ पर उन्होंने लगभग 3900 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। अभी अगर आप मेरे पीछे देखें तो लोग तो धीरे धीरे यहाँ से निकलने लगे हैं और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से अब मध्य प्रदेश की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन आज का जो उनका दौरा था वो बेहद अहम था। दरअसल बहुत रेयर ऐसा होता है जब प्रधानमंत्री आए और सिर्फ काशी वासियों के लिए आए। आज वो एयरपोर्ट उतरे। हालांकि एयरपोर्ट पर उन्होंने जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं और जो डीएम हैं उनसे जानकारी भी उन्होंने ली कि एक लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ था उसकी पूरी तफसील से जानकारी ली, कार्रवाई की ली। लेकिन ये इसलिए आज का दौरा अहम दिखाई देता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो काशीवासी हैं उनके लिए जो इन्होंने सौगात रखे थे, पूरा का पूरा फोकस उनका सिर्फ आज के इस दौरे, इस मीटिंग पर ही था, जहां वो एयरपोर्ट से उतरते हैं और फिर इस जगह पर आकर के लोगों को सौगात देते हैं, भाषण करते हैं और उसके बाद पीएम चले जाते हैं। ना तो कोई मंदिर का विजिट किया, ना ही उन्होंने आज शहर का दौरा किया, ना ही उन्होंने लोगों से कोई खास अलग से मुलाकात की। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने जितने भी लाभार्थी हैं, क्योंकि आज से उन्होंने आयुष्मान वैद्य वंदन योजना शुरू की है जो 70 की उम्र से ज्यादा के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देता है। तो ऐसे तमाम लाभार्थियों से उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा पशुपालकों के साथ, जीआई टैग जिन्हें जिन्हें मिला है उनके साथ मुलाकात की है और शुद्ध रूप से ये पूरा उनका आज का कार्यक्रम सिर्फ काशीवासियों के सौगात तक उन्होंने खुद को सीमित रखा है। देखिए, आज पीएम ने आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए 3 बुजुर्गों को। कुमार अभिषेक, तो उनके चेहरे किस तरीके से खिल उठे? देखिए, वो बड़ा अहम था। वो तस्वीरें बहुत अपने आप में अहम थी। जो 70 साल से ज्यादा के ऊपर के बुजुर्ग हैं, जिसमें से 3 पुरुष और 1 महिला, और उन्होंने जो योजना की आज से शुरुआत की है उसका नाम है आयुष्मान वैद्य वंदन योजना। यानी कि चाहे किसी भी बिरादरी के हो या फिर किसी भी उम्र के हो,
70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग होगा, चाहे उसका इनकम ग्रुप कोई भी हो, या अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए ये योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री कई मिनटों तक एक एक जो उनके लाभार्थी हैं उनसे वो बात करते दिखे हैं। बेहद ही गरीब परिवेश से आने वाले इन तमाम लोगों से, महिलाओं से उन्होंने खुद अपने बगल में खड़ा किया और उनसे पूरी तफसील से उनके बारे में पूछा और उन्हें बताया कि उनका इस नए कार्ड से उनका किस तरीके से मुफ्त इलाज देश के तमाम अस्पतालों में किया जा सकता है, चाहे वो निजी अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल। ये अपने आप में बड़ा ऐसा क्षण था जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात को कहते रहे कि जो भी बुजुर्ग है न सिर्फ उनका ख्याल किया जाना चाहिए, बल्कि अब जबकि तीसरी बार उनकी सरकार बनी है तो सरकार उन बुजुर्गों के लिए खास ख्याल रख रही है, उन बुजुर्गों के लिए खास योजनाएं ला रही है। तो कई मिनटों तक ये कार्यक्रम चला। इसके अलावा एक जीआई टैग का भी उन्होंने पुरस्कार बांटे, जिन लोगों ने जीआई टैग में टैगिंग में प्रदेश को अव्वल रखा है। तो ये ऐसी चीज होती है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज बनाई जिसकी जीआई टैगिंग कर दी, उसके बाद कोई दूसरा अगर उसे बनाएगा तो उसे कॉपी कहा जाएगा। तो ये आज प्रधानमंत्री की आज के इस दौरे की तमाम ये बातें रही, ये खासियत रही है। बिल्कुल कुमार अभिषेक, आज का दिन देशवासियों के लिए भी अहम रहा, वाराणसी वालों के लिए भी आज वो बहुत अहम रहा है। प्रधानमंत्री ने काफ़ी सौगातें जो हैं वाराणसी के लोगों को आज दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। आसमान में बादलों की मौजूदगी से सूरज के तेवर में थोड़ा नरमी आई है। इस पूरे वीकेंड इस तरह मौसम कूल रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो बीती शाम से मौसम में आए बदलाव शनिवार और रविवार तक देखने को मिलेगा, यानी तपती गर्मी में दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में रहने वाले लोग राहत की सांस ले पाएंगे। असल में बीती शाम से दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव देखने को मिला। कई जगह धूल भरी आंधी चली तो कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश के साथ आंधी चली। कुछ जगह तो ओले भी गिरे। उधर पहाड़ों पर मौसम भी पर्यटकों के लिए मुफीद है। हिमाचल के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शिमला में सैलानी उमड़ पड़े हैं। बड़ी संख्या में लोग शिमला पहुंचे हैं। लंबे वीकेंड को देखते हुए अभी से वहां होटल्स में 80 से 90% एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही बड़ी तादाद में पर्यटकों की पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है, लेकिन जिस तरह से शिमला में सैलानियों की भीड़ उमड़ी है और जिस तरह से इस हफ्ते लॉन्ग वीकेंड पर अभी से ही एडवांस बुकिंग होने से कई होटल जैम पैक हो गए हैं, उससे इस समर सीजन में होटल कारोबारियों को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद जाती है। पर्यटक यहाँ के मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। धूप खिली हुई है, लेकिन धूप में तलखी नहीं है। शिमला का तापमान 20 डिग्री के करीब है, जो कि मैदानी इलाकों के लिहाज से काफी बेहतर है। पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि पर्यटन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस हफ्ते लॉन्ग वीकेंड से पहले ही बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। शिमला के होटल्स में ऑक्यूपेंसी 80 से 90% तक हो चुकी है। पर्यटन निगम के होटल्स में भी करीब 60% तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए निगम के होटल्स में विशेष रूप से कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हिमाचली व्यंजन का भी विशेष मेन्यू बनाया गया है। शिमला की आबोहवा सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। होटल कारोबारियों ने भी पर्यटन सीजन के लिए कमर कस ली है। होटल्स में पारंपरिक खान पान के साथ साथ विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यटन कारोबार में मंदी की मार झेल रहे कारोबारियों को इस बार बड़े उछाल की उम्मीद है। देखिए, काफ़ी होपफुल हैं, क्योंकि पिछला जो सीज़न था कोई बहुत अच्छा नहीं गया था, क्योंकि बर्फ़बारी थी जो काफ़ी कम हुई थी। लेकिन जिस तरह गर्मी बढ़ रही है निचले मैदानी इलाकों में, और शिमला का मौसम आज भी बहुत अच्छा है। काफ़ी जो है बुकिंग यहाँ पे आ रही है। अभी जो पिछले दिन गए काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे चहल पहल देखी गई है। और जिस तरह अभी अगर लॉन्ग वीकेंड आ रहे हैं आगे हमने देखा, तो हमारे पास काफ़ी बुकिंग भी आ रही है। तो वी आर क्वाइट होपफुल। जो जितने भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं सब काफ़ी पॉजिटिव हैं, और हमें लगता है कि इस बार जो सीज़न है बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत बेटर है और निचली जगह पे गर्मी ज़्यादा हो गई। उम्मीद रखते हैं, क्योंकि निचले शहरों में बहुत गर्मी हो गई है और यहाँ मौसम बहुत प्लेजेंट है। तो हमें लगता है कि जो कमियाँ पीछे रह गई हैं उसकी सबकी भरपाई यहाँ पे होगी, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है कि आने वाला समय शिमला सीज़न बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि टूरिस्ट रोज़ इंक्वायरी पे है। मैं खुद भी 2 B&B का ऑनर हूँ, तो हमारी जो है आने वाले समय की काफ़ी बुकिंग आ चुकी है हमारी।
अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है और पहाड़ों पर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आगे गर्मी की छुट्टियां भी आने वाली हैं, जब बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ पहाड़ों पर घूमने जाएंगे। जाहिर है गर्मी में ठंडी जगहों पर छुट्टी बिताने से पर्यटकों के चेहरे पर सुकून आ जाता है और राज्य का पर्यटन उद्योग भी बढ़ता नजर आता है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के अधिकतर हिस्सों में बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस वजह से लोग किसी ठंडी जगह पर जाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में अगर मुंबई वासियों को बर्फ देखने जाना हो तो यात्रा में बहुत अधिक खर्चा करना पड़ेगा, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मुंबई में ही हैं और आपको बर्फ देखने का मौका मिल सकता है तो मुंबई में ऐसी जगहें हैं जहाँ अपने पूरे परिवार के साथ बर्फ में मस्ती करने आप जा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ बता रहे हैं मुंबई के घाटकोपर इलाके मौजूद स्नो किंगडम की बात, जहां सैकड़ों लोग रोजाना परिवार संग पहुंच रहे हैं और कश्मीर जैसी ठंड का आनंद उठा रहे हैं। स्नो किंगडम में वैसे तो बहुत राइड्स हैं, पर यहां आप स्लेज गाड़ी की सवारी का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग करने का शौक है लेकिन कभी इसका कोई अनुभव नहीं किया तो उसका भी आप अपना मज़ा ले सकते हैं, उसे यहाँ आजमा सकते हैं। कुल मिलाकर इस आर्टिफिशियल बर्फीले किंगडम में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के सुकून के समय बिताने और बर्फ का लुत्फ उठाने के पूरे इंतजाम किए गए हैं और पूरे साधन भी यहाँ मौजूद हैं, जिसका फ़ायदा लोग गर्मी के मौसम में उठा रहे हैं। मुंबई में आफत की गर्मी है भैया। मौसम विभाग के अनुसार 32 डिग्री सेल्सियस इस समय मुंबई में तापमान है और तकरीबन 65 और 85 के बीच में जो है वो उमस है। यानी कि उमस की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी है, हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं भी कुछ देर पहले था, लेकिन एक ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां पहुंचने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अब ठंडा ठंडा महसूस कर रहा हूं, कुल महसूस कर रहा हूं। तस्वीरों से दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। ये स्नो किंगडम है, मुंबई का घाटकोपर इलाके में आता है और अपने परिवार के साथ स्पेशली वीकेंड में और आजकल हर दिन ही, क्योंकि हर जगह छुट्टियां पड़ गई हैं, लोग इस तरह से जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ठंडी में कूल वातावरण में खुद को रहने के लिए परिवार संग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे राइड्स भी हैं जिसे देखकर, जिसमें बैठकर अपने आप को लोग बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। आपको बताएं कि तकरीबन 45 मिनट 1 घंटे का ये सेशन होता है। कुछ रुपयों को देने के बाद यहाँ पहुँचा जाता है और 1 घंटे में जितनी भी गर्मी निकालनी है वो लोग यहाँ निकालते हैं और ठंडी का मज़ा लेने के लिए जो है यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन किस तरीके से यहाँ की देखरेख की जाती है, आखिर रोज़ाना कितने लोग यहाँ आते हैं, यहाँ का तापमान कितना है, किस तरीके से यहाँ पर लोगों का ख्याल रखा जाता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कार्तिक वर्मा है जो यहाँ की देखरेख करते हैं। कार्तिक, सबसे पहले तो आप मुझे यही बता दें कि यहाँ का तापमान कितना है? एग्जैक्टली इसको पूरा आरओ वाटर से बनाया है पूरा। इसमें -8 डिग्री में है, पूरा -8 डिग्री में है। बहुत ठंडा है, बहुत बाहर तो बहुत है ना। सब लोग कुल्लू मनाली कश्मीर जाने के लिए बहुत मज़ा का सस्ता बजट में आ जाएगा। इधर से बाहर जाने के बहुत पैसा खर्चा है, लेकिन ट्रैवलिंग इसका बहुत इधर है तो बहुत अच्छा आ जाएगा। कश्मीर कुल्लू मनाली जाने के लिए यही सेम कश्मीर कुल्लू मनाली के जैसे पूरा बनाया, पूरा आरओ वाटर है पूरा। यहाँ पे आके तो लोग मजा ले ही लेंगे, लेकिन गर्मी का बहुत बड़ा फायदा आप भी ले रहे हैं स्नो किंगडम में यहाँ सबको लोगों को बुला करके। लेकिन कार्तिक, ये बताएं यहाँ पर कि कितने लोग अभी इस बीच रोजाना आ रहे हैं और कितने रुपए में पहुँच सकते हैं और कितनी देर यहाँ पर वो एंजॉय कर सकते हैं, क्या खासियत है यहाँ की? एग्जैक्टली डेली टेस्ट सेशंस होती है, 10 सेशंस होती है। 45 मिनट्स का एक सेशन होती है, एवरी 45 मिनट्स में आती है। कम से कम 200-300 बहुत लोग आ जाएगा। मस्त करने वाला, बहुत अच्छा वाला पूरा हो जाएगा। इसका पूरा है ना 19,000 का है, पूरा एसएफटी 19,000 का एसएफटी है। पूरा बहुत मस्त एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर कुल्लू मनाली के जाने यही आके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दिस द कंप्लीटली प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ और चिल्ड्रंस। देखिए हाथ भी मेरा कांप रहा है, थोड़ी देर में मेरी ज़बान भी जो है थोड़ी कांपना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाकई में -8 डिग्री सेल्सियस में इस तरह से ये वातावरण बनाया गया है। लेकिन बच्चे जो हैं बिल्कुल थक नहीं रहे हैं, एक अलग ही तरह की एनर्जी आ रही है, क्योंकि सॉन्ग भी यहाँ बजते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि गर्मी से राहत आपको भी पाना है तो कुछ ऐसे जगहों पर पहुँचें। और एक दृश्य देखिए, कितना प्यारा सा दृश्य, ये देखिए। ओह हो, ये जी
मनोरंजन के भी यहाँ पर कई तरह के साधन रखे गए हुए हैं। और ये देखिए कोई फॉरेनर जो है आर्टिस्ट है यहाँ बुलाई गई है और इस तरीके से सभी के मनोरंजन का पूरा यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। बढ़ती गर्मी की तपिश हर किसी को परेशान कर रही है। इस परेशानी से राहत पाने के लिए इंसान तो सभी उपाय कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान को भी गर्मी से बचाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं जो उनके भक्ति भाव को दर्शा रहा है। झांसी के सिद्धेश्वर शक्तिपीठ में माता रानी को गर्मी की तपिश से राहत पहुंचाई जा रही है। देखिए। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी। महीना भले ही अप्रैल का है, लेकिन तपिश मई और जून वाला एहसास करा रही है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई गर्मी से बेहाल है, लेकिन यूपी के झांसी में सिद्धेश्वर शक्तिपीठ में माता रानी को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। 42 डिग्री तापमान से देवी मां को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इसलिए मंदिर के गर्भगृह में एसी लगाया गया है। तो हमारे भगवान के विग्रह को कोई सर्दी न लगे, इसके लिए हम लोग कंबल उड़ाते हैं। अब गर्मी आ गई है तो भगवान को बहुत गर्मी न लगे, उसके लिए जो संसाधन भक्तों के द्वारा उपलब्ध हो जाते हैं, कूलर हो जाता है, पंखा हो जाता है, एसी हो जाता है, तो हम अपने से अधिक अपने भगवान को जो सुविधाएं हैं उपलब्ध कराने का काम करते हैं, और यहाँ भी हो रहा है। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र आमतौर पर लू और हीट वेव से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। ऐसे में माता रानी के प्रति श्रद्धालुओं की अगाध आस्था ही है जो बदलते मौसम में भी आराध्य की छोटी छोटी सुविधाओं का पूरा ख्याल रख रही है। यथायोग संपत्ति आ जाती है, तो जिस प्रकार जब पुत्र छोटा होता है तो माता सेवा करती है, बच्चे को गर्मी नहीं लगने देती है। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो उसका यह धर्म होता है कि वह अपनी माता की भी उसी प्रकार सेवा करे। तो यथायोग्य जो सामर्थ्य है उसी से हम लोग अपनी माई की सेवा कर रहे हैं। सनातन संस्कृति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मान्यता है कि मूर्ति में भी प्राण होते हैं। अपने आराध्य भगवान को इस विकट गर्मी से राहत देने की ये कोशिश भक्तों की उस आस्था को दर्शा रही है जिसमें वो ईश्वर को भी अपने परिवार का हिस्सा मानकर उनकी सेवा कर रहे हैं। अजय झा, झांसी, गुड न्यूज़ टुडे। और अब बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए रेन शेल्टर का विस्तार किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का जोश और उत्साह अभी से नजर आने लगा है। भले ही चारधाम यात्रा शुरू होने में थोड़ा समय बाकी है, लेकिन चारों धामों में आस्था और भक्ति का मेला लगना शुरू हो गया है। तीस अप्रैल से शुरू हो रही इस पावन पवित्र यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। मसलन बद्रीनाथ धाम में मंदिर से माणा आईटीबीपी कैंप तक दर्शन की लाइन में रेन शेल्टर का विस्तार किया जा रहा है। इस बार बद्रीनाथ धाम में 3 किलोमीटर लंबा रेन शेल्टर लगाया जा रहा है। इससे पहले बद्रीनाथ धाम में 1 किलोमीटर तक ही रेन शेल्टर मौजूद था। चूंकि पिछले कुछ सालों से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और बद्रीनाथ में करीब 3 से 4 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लग जाती है। ऐसे में लाइन में लगे श्रद्धालुओं को धूप और बारिश की वजह से काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब रेन शेल्टर का विस्तार होने से बद्री विशाल के दर्शन पूजन में श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। हमारे दोनों धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ में आज ही हमारी जो टीम है, हमारी इंजीनियर्स की टीम मूव कर चुकी है बद्रीनाथ के लिए, और जो भी रास्ते के लिए जितनी भी बेसिक एमिनिटीज है, चाहे हमारे गेस्ट हाउस है, उनको हमने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। और जितने भी ध्वस्तीकरण हो रखे, चाहे सीढ़ियां हैं, चाहे तप्त कुंड है, और वहाँ पर रेन शेल्टर है, उस रेन शेल्टर हो गया। और एक चीज बताते हुए खुशीपुरी शासन द्वारा ही जो रेन शेल्टर को माणा आईटीबी कैंप तक इस बार विस्तारीकरण किया जाएगा, और उससे क्या होगा कि श्रद्धालुओं को अच्छे तरीके से दर्शन हो पाएंगे, धूप और वर्षा से बचा रहेगा।
आपको ये भी बताते चलें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर की व्यवस्थाएं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के हाथों में हैं, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर की अपनी अपनी मंदिर समितियां हैं, जो मंदिर परिसर की व्यवस्थाएं और प्रबंधन खुद से ही संभालती हैं। आपको बता दें, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे और इसी दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे और 4 मई को भक्तों को बद्री विशाल के दर्शन होंगे। कुल मिलाकर 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और जल्द ही चारों धामों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा, जिसके बाद 30 अप्रैल से इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको हनुमान जी के अद्भुत स्वरूप के दर्शन कराते हैं। दरअसल झांसी में मौजूद सखी के हनुमान मंदिर में बजरंगबली स्त्री के रूप में विराजमान है, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के इस दिव्य दरबार में महिलाओं को संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी के सखी अवतार की मान्यता और महत्व के बारे में। ये पवन पुत्र हनुमान जी का दिव्य दरबार है, जिसकी महिमा अपार मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के झांसी में मौजूद इस मंदिर में हनुमान जी स्त्री रूप में विराजमान हैं और इसीलिए इस मंदिर को सखी के हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर हनुमान जी के इस पावन दरबार में पहुंचते हैं। माना जाता है कि यहाँ पल भर में भक्तों की बिगड़ी बन जाती है। सखी हनुमान मंदिर जितना भव्य है, उतनी ही पौराणिक और पावन हनुमान जी के सखी अवतार की कहानी भी है। कहा जाता है कि जनकपुर में हनुमान जी माता सीता से सखी के रूप में मिले थे। जनकपुर में जब राम और लक्ष्मण वाटिका में गए तो वही सखी के रूप में हनुमान जी सीता जी का 8वां सखी जो थी, चारुशिला नाम का सखी, वही गई थी फुलवारी में पुष्प लाने के लिए। तो राम और लक्ष्मण को पुष्प वाटिका में मुलाकात हुआ तो वही सीता जी से जाके बोले कि चलो फुलवारी में बहुत सुंदर राजकुमार आया है, उनका दर्शन कर लो। तो चारुशिला नामक सखी रहत सदा से संग, उत दासी उत दास हैं त्रिया तन बजरंग। तब से इनका नाम सखी का हनुमान पड़ा। पवन पुत्र हनुमान जी के इस दिव्य दरबार की महिमा भी निराली है। कहा जाता है कि जो भी महिला इस मंदिर में लाल कपड़े में नारियल बांधती हैं, हनुमान जी सखी के रूप में उस महिला को संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। ऐसा ये है कि जिन भी महिला को जिनको संतान नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे आकर के जो है लाल कपड़े में जो है नारियल बांधे, कलावा से बांधे और 5 मंगलवार परमानेंट 5 मंगलवार आकर के यहाँ पे दर्शन करें तो उन्हें संतान की पूर्ति होगी। सखी के हनुमान मंदिर में भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण भी विराजमान हैं, जिनकी अलौकिक और दिव्य छटा दूर दूर फैली हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। सखी के रूप में माने जाते हैं। यहाँ पे आते हैं तो लाल कपड़े में नारियल बांधे से मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर स्त्री रूप में सखी के हनुमान जी विराजमान हैं। यहाँ लोगों की मान्यताएं पूर्ण होती हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा मंदिर है, हनुमान जी की पूर्ण कृपा है यहाँ पर लोगों के ऊपर, इसलिए यहाँ पर भक्त आते जाते रहते हैं। हर मंगलवार शनिवार बहुत से भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। कहा यह भी जाता है कि करीब 500 साल पहले ओरछा में सखी बाबा नाम के एक संत ने सखी के रूप में हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित की थी, जिसके बाद से ही यहाँ हनुमान जी सखी के रूप में विराजमान हैं। और हनुमान जी के इस अद्भुत दरबार में भक्त जो भी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं, हनुमान जी उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं।
झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं पंजाब की हर्बल कुल्फी गर्ल से। कहते हैं कि अगर कुछ करने की चाहत हो तो इंसान कहीं पर भी कोई भी काम करके कामयाबी हासिल कर सकता है। फरीदकोट की रहने वाली चाहत MBA की पढ़ाई करने के बाद गन्ने के रस से अनोखा कारोबार कर रही हैं, जो सेहत के लिए तो बेस्ट है ही, लेकिन स्वाद में भी एकदम लाजवाब है। देखिए। कुछ कर गुजरने की चाहत जब हकीकत की शक्ल लेती है तो चाहत बजाज जैसी शख्सियत जमाने में मिसाल बन जाती हैं। पंजाब के फरीदकोट की रहने वाली ये चाहत बजाज हैं। MBA की पढ़ाई के बाद चाहत अलग, अनोखा और हर्बल कारोबार कर रही हैं। जी हाँ, गर्मी के दिनों में गन्ने का रस तो सभी खूब पीते होंगे, लेकिन चाहत गन्ने के रस की कुल्फी बनाती हैं। खास बात यह है कि इसमें मेवे, बादाम, मगज, गुड़, गुलकंद और इलायची का इस्तेमाल होता है, जो न केवल हर्बल है, स्वादिष्ट और पौष्टिक भी है। हमेशा से कुछ अलग करने का मन था, MBA कर ली, फिर सोचा कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तो सोचा बिजनेस तो हमेशा से ही मन में था कि बिजनेस ही करना है। तो मैंने अपने पापा से बात करी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, कुछ ऐसी डिफरेंट चीज लाई जाए पंजाब में जो हम मेरे लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट हो, मेरी इनकम भी बढ़ाए, प्लस यूथ को भी एनकरेज करे। चाहत अपने पिता के साथ मिलकर इस हर्बल कुल्फी का कारोबार कर रही हैं। गर्मी के दिनों में अक्सर लोग नेचुरल जूस की जगह कोल्ड ड्रिंक पीना या फिर आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, लेकिन चाहत के पिता के दिमाग में ऐसी कुल्फी बनाने का आइडिया आया, जिसने चाहत को नई पहचान बनाने का मौका दिया और चिलचिलाती गर्मी में लोगों को कूल होने का नया विकल्प दिया है। इसको MBA करने के बाद न्यू यंगस्टर को थोड़ा एनकरेज भी करना चाहिए, क्रिएटिव भी है, इससे सबसे ज्यादा फायदा भी है, अपने को भी फायदा है, अभी लोगों को भी फायदा है। एक हेल्थी चीज हम लोगों को दे रहे हैं सभी खाने के लिए, जिसमें कोई टॉक्सिक नहीं है, कोई अल्ट्रेशन नहीं है, कोई इसके अंदर सेडेटिव्स नहीं डले हुए हैं, किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। जहां चाह होती है, नई राह भी वहीं से निकलती है। जाहिर है अब चाहत की हर्बल कुल्फी की चर्चा पूरे पंजाब में हो रही है। चाहत अपने कारोबार को चर्चा के चौराहों से सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, जिससे इनकी कुल्फी को पंजाब ही नहीं बल्कि देश भर में नई पहचान मिलेगी। साथ ही युवाओं को ये संदेश भी मिलेगा कि मंजिलें उसे ही मिलती हैं जिसके सपनों में जान होती है। हौसलों से ही असल उड़ान होती है। प्रेम कुमार पासी, फरीदकोट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको रावण दहन की अनोखी परंपरा के बारे में बताते हैं, क्योंकि राजस्थान के अलवर में रामनवमी महोत्सव के दौरान रावण के पुतले को दहन करने की परंपरा निभाई गई। इस दौरान भव्य कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। तो चलिए जानते हैं आखिर इस अनोखी परंपरा के पीछे की मान्यता क्या है। वैसे तो पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रावण के पुतले का दहन कर विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान के अलवर में एक ऐसा भी गांव है जहां विजयदशमी पर रावण जलाने की परंपरा नहीं निभाई जाती, बल्कि नौगावा में चैत्र माह में रामनवमी के 2 दिन बाद रावण का पुतला दहन किया जाता है। इस साल भी नौगावा में 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। यहाँ ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नौगावा में रामनवमी महोत्सव के दौरान हर साल रावण के पुतले का दहन किया जाता है, क्योंकि इस परंपरा के दौरान किसान खेतीबाड़ी का काम निपटा लेते हैं और फसल बेचने के बाद किसान धूमधाम से इस उत्सव को मनाते हैं। खास बात है कि रामनवमी महोत्सव के दौरान यहाँ कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से पहलवान आते हैं और अपने हुनर का जलवा दिखाते हैं। हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा चल रही है और उसके उत्साह पर नौगावा में आज दंगल हुआ। हमारे यहाँ हर साल की भांति ये प्रोग्राम होता है और बड़ी शांतिपूर्ण होता है ये प्रोग्राम।
51 रुपये से कुश्तियाँ चालू हुई और 11,000, 21,000, 31,000, 51,000 वो फाइनल कुश्ती बराबर में छूटी है। जाहिर है नौगांवा के रावण दहन की परंपरा देश भर में अपनी तरह का अनोखा उत्सव है, जहां विजयदशमी को छोड़कर रामनवमी के मौके पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है और इस परंपरा को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में यमुना की सफाई के मिशन में गुड न्यूज टुडे की खबर का असर हुआ है। दरअसल अब ओखला एसटीपी का फायदा यमुना को भी मिलेगा। ओखला एसटीपी एशिया का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट है। अभी तक इसका पानी सीधे आगरा कैनाल के जरिए आगरा पहुंच जाता था। गुड न्यूज टुडे ने यमुना सफाई की खबर दिखाते हुए ये सवाल उठाया था। अब दिल्ली सरकार ने इस खबर का संज्ञान लिया है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने ऐलान किया है कि 3 महीने के अंदर ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और आने वाले वक्त में ओखला एसटीपी का फायदा यमुना को भी मिलने लगेगा।